गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 आप सभी पढ़ रहे थे विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग मतलब विषाणु से होने वाले यानी कि वायरस से होने वाले रोग, जिसमें हमने आपको वायरस से होने वाले 3 रोगों के बारे में पिछली क्लास में बता दिया। जैसे कि पहला था रोग आपका इन्फ्लुएंजा, ठीक है। दूसरा रोग था यकृत रोग और तीसरा था एड्स, ठीक है। तो ये जो रोग थे ये किनके द्वारा फैल रहे थे? वायरस के द्वारा फैल रहे थे। ये रोग कैसे होते हैं? बहुत ही खतरनाक होते हैं जो कैसे होते हैं? असाध्य होते हैं। यानी कि एड्स एक ऐसा रोग है जो किसी वायरस के द्वारा तो फैलता है, लेकिन ऐसे किसी के साथ रहने से, उठने से, बैठने से, छींकने से ये रोग नहीं फैलता। ये रोग किससे फैलता है? 3 चीज़ों से। या तो और इसका जो वायरस होता है वो क्या होता है? HIV। जब HIV वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है, ये भी ऐसे नाक द्वारा या मुंह के द्वारा प्रवेश नहीं करता, ये सिरिंज के द्वारा प्रवेश करता है। यानी कि जब इसमें रक्त जनित सुई हो, यानी कि जब किसी रोगी के इंजेक्शन लगाया गया हो, तो जब इंजेक्शन लगता है तो निडल हमारी बॉडी के अंदर जाती है और हमारी नलिकाओं को छूती है, ब्लड को छूती है, फिर बाहर निकल कर आती है। और वही सुई किसी और के लगा दिया जाए, यानी कि वह क्या है? संक्रमित है, और वही सुई किसी और के लग गई तो हो सकता है कि वह भी संक्रमित हो जाए। तो ये रोग इससे फैलता है। एड्स के रोगी के साथ खाने से, पीने से, उठने से, बैठने से, खेलने की ये रोग नहीं फैलता। दूसरा ये रोग होता है जैसे किसी के HIV पॉजिटिव है और उसका रक्त लेकर किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, और जब वो उसकी बॉडी में वह HIV पॉजिटिव रक्त पहुंचेगा तो उस व्यक्ति को भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। 2 ये हो गए। तीसरा है कि जैसे एक व्यक्ति किसी अन्य लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो जब जननांग क्रिया होती है उस दौरान निकले हुए द्रव के द्वारा मनुष्य में ये रोग फैल सकता है, या तो स्त्री में या तो पुरुष में। इसमें अगर किसी एक के है तो वह दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। इसके लिए हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसके लिए एक जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि हमें जानना है कि इन चीज़ों से ये फैलता है, तो हमें उनसे क्या रहना है? दूर रहना, ठीक है। चलिए आज हम लिखाएंगे इसके अगले रोगों के बारे में। उसी हिसाब से आप केमिस्ट्री बना लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रोग, और दूसरी डेट होगा रोग कारक। रोग कारक, वाहक संक्रमण विधि, वाहक संक्रमण विधि यानी किस प्रकार से फैलता है। फिर लक्षण, और फिर निवारण एवं नियंत्रण। निवारण एवं नियंत्रण। देखिए सबसे पहले क्या है? यहाँ पर रोग है, दूसरा रोग कारक है, तीसरा वाहक एवं संक्रमण विधि है, चौथा लक्षण है, और पांचवा निवारण एवं नियंत्रण, यानी कि किस प्रकार से इसका निवारण किया जा सकता है। अगर निवारण नहीं हो सकता तो उस पर किस पर नियंत्रण किया जा सकता है। निवारण और नियंत्रण दोनों ही क्या है? अलग अलग चीजें हैं। निवारण क्या होता है? उसे जड़ से खत्म कर देना। नियंत्रण क्या होता है? उस पर काबू करना। नियंत्रण कर लिया हमने। जैसे एक घर पे कुत्ता है और वह बहुत भौंकता है, जैसे जाओ काटने को दौड़ता है, भौंकता है। अब आपने क्या नियंत्रण करने के लिए उसे डंडा दिखाया, उसे जंजीर में बांध दिया, तो क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। उसका निवारण कर दो, उसको हटा दो, भगा दो, तो उसका निवारण हो गया। अब लिखेंगे इसके अंदर इसका अगला रोग है। हमने आपको इन्फ्लुएंजा बता दिया था। आप लिखेंगे रेबीज या हाइड्रोफोबिया। रेबीज या हाइड्रोफोबिया, और ये होता है रैप्टो विषाणु। रैप्टो विषाणु मतलब HIV। ये भी तो रैप्टो विषाणु HIV से उसमें है। रैप्टो विषाणु, और ये आप जानेंगे
कुत्तों की लार से निकलता है। अभी हम समझा रहे हैं आपको, पहले आप ये लिख लीजिए, यह रोग संक्रमित, यह रोग संक्रमित कुत्ते, यह रोग संक्रमित कुत्ते, कौमा बिल्ली, यह रोग संक्रमित कुत्ते, कौमा बिल्ली, बंदर, गीदड़, आदि जंगली जानवरों के काटने से फैलता है। ठीक है, लक्षण इसमें क्या दिखाई देंगे, ये देखेंगे, तेज सिरदर्द, कौमा बुखार, कौमा गले व पेशियों में सूजन, गले व पेशियों में सूजन, ऐंठन आदि। बेचैनी, दौरा, पानी, प्यास लगना, लेकिन पानी देखकर डरना, कुत्ते की तरह, बस ये हमें बता देगा। कैसे चल जाता है, जंगली जानवरों, पालतू आदि को एंटीरेबीज का इंजेक्शन लगवाना। काटे हुए रोगी को रेबीज, एंटीरेबीज पे इंजेक्शन लगवाना। देखिए, अब इसे हम समझा दे रहे हैं आपको। देखो, रेबीज या हाइड्रोफोबिया जो होता है वह कुत्तों की लार में होता है। जब कुत्ते काटते हैं, जैसे मान लीजिए मनुष्य का हाथ है और कुत्ते ने काटा, ये उसका मुंह आ गया, और जैसे इससे ये दांत अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ से क्या बहने लगता है, रक्त। जब रक्त बहने लगा तो आप समझ लीजिए कि उसका दांत अंदर आपके किस में पहुंच गया, रक्त में पहुंचा, और तभी तो रक्त बाहर आया। तो इसमें इसके दांत में रेबीज नामक वायरस होता है, जो लार के द्वारा मनुष्य की रक्त नलिकाओं में पहुंच जाता है, और जब रक्त नलिकाओं में पहुंचता है तो वह शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है, और फिर अन्य भागों से पहुंचते हुए वह शरीर के पूरे शरीर में पहुंच जाता है। कुछ जब इसका निवारण या उपचार नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद उसे तेज सिर दर्द होता है, बुखार होता है, गले पेशियों में सूजन आ जाती है, ऐंठन होती है शरीर में, बेचैनी होती है, दौड़े पड़ने लगते हैं, एकदम से हाँफने लगता है, गिरने लगता है, प्यास लगती
लगती है, लेकिन जब वो पानी पीने जाता है तो पानी देखकर डर कर भागता है। अगर उसके ऊपर कोई पानी डाल दे तो डरता है, चिल्लाता है, और जब बरसात होती है तो वह कुत्ते की तरह रोने लगता है, और फिर धीरे धीरे तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि बहुत दर्दनाक मौत होती है, इसमें बहुत भयानक मौत होती है कि वह सिर्फ प्यास तो लगती है बट वो पानी नहीं पी पाता। वो तड़पता है, चिल्लाता है, गला सूखता है, ऐंठन होती है, जबड़ा लॉक हो जाता है, यानी कि अंदर जाता नहीं है पानी, उसे बहुत बेचैनी होती है और तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। कहते हैं कि उसके पेट में क्या पड़ जाते हैं, पिल्ले पड़ जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं, इसकी लाट से गांठें पड़ जाती है। हो सकता है कि इसमें अगर बहुत अधिक काटा है तो 6 दिन में भी मृत्यु हो सकती है, 6 महीने में भी मृत्यु हो सकती है, 6 साल में भी मृत्यु हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखा आपने कि रैबीज या हाइड्रोफोबिया जो है रैब्डो विषाणु के द्वारा होता है। यह रोग संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गीदड़ आदि जंगली जानवरों को काटने से होता है। अगर घर पे पशु पले हुए तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, एंटी रैबीज का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए, जिससे वह काटे तो हम लोगों को क्या है उसके वायरस असर ना करें। और लक्षण आपने देख लिए कि लक्षण पड़ते हैं, और जंगली जानवर पालतू या एंटी रैबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को काट लिया तो कटे हुए घाव पे डेटॉल से साफ करना चाहिए और पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा का प्रयोग करना चाहिए, और रोगी को एंटी रैबीज के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ कितने इंजेक्शन लगते हैं, 6, यानी कि एक बार में सिर्फ 2 इंजेक्शन लगते हैं, बहुत पता भी नहीं चलता। शोल्डर्स होते हैं कंधे, और कंधों में यहाँ पे एक इंजेक्शन छुला दिया जाता है कि यहाँ इंजेक्शन छुला दिया जाता है, एक बार में 2 खुराक दे दी जाती है। इस प्रकार 10 दिन के अंतराल में या 15 दिन के अंतराल में आपको हॉस्पिटल बुलाया जाता है और इसके इंजेक्शन, रैबीज के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, रोगी ठीक हो जाता है। पहले क्या था, पेट की नाभि में 14 इंजेक्शन लगते थे रैबीज मारने के लिए, जो इसका विषाणु था इसे मारने के लिए पेट की नाभि में, यानी कि जो नाभि होती है वहाँ पर 14 इंजेक्शन लगते थे इस वायरस को। और आपने सुना होगा कि कुत्तों के काटने से बहुत लोगों की मृत्यु भी, तो आप इसे नोट करें, इसके बाद हम आपको दूसरा रोग बताएं। लिखेंगे डेंगू, दूसरा रोग है डेंगू। सभी जानते हैं कि डेंगू किससे होता है, डेंगू, और ये होता है आर्गो विषाणु के द्वारा। आर्गो विषाणु ये एडीज जाति के मच्छर, एडीज जाति के मच्छर के द्वारा, एडीज जाति के मच्छर के द्वारा, और इसमें होता है सिरदर्द, सिरदर्द के साथ तेज ज्वर, सिरदर्द के साथ तेज ज्वर, पवन, कमजोरी व जोड़ों में दर्द, इसमें आसपास के वातावरण को, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, मच्छरों के प्रजनन स्थानों को नष्ट करना, पोलियो या पोलियो माइलिटिस, पोलियो विषाणु, पोलियो विषाणु
दूषित भोजन, पेयजल, दूध के माध्यम से आहार नाल को संक्रमित करना। इसका रोग है उल्टी, सिर और बदन दर्द, उल्टी, सिर और बदन दर्द, गले की पेशियों का सख्त होना, गले की पेशियों का सख्त होना, पोलियो का टीका लगवाना, पोलियो का टीका, स्वच्छता, देखो दो रोग ये कौन से हैं? सबसे पहले है डेंगू। है डेंगू किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा। आर्गो विषाणु इसका कौन है? रोग वाहक है, यानी कि विषाणु का नाम है आर्गो विषाणु। और यह फैलता किसके है? एडिस मच्छर होता है, यानी कि मादा मच्छर होती है, एडिस मच्छर के द्वारा ये फैलता है। जब शरीर में ये काटती है तो जो इसका लार्वा होता है वह शरीर में प्रवेश करा देती है, जिसके द्वारा वह पूरे शरीर में फैल जाता है और 1 से 3 दिन के अंदर ये बुखार आ जाता है, क्योंकि समय लगता है, 3 दिन के अंदर बुखार आ जाता है। सिर दर्द होता है बहुत तेज, ज्वर, बुखार आता है, उल्टियाँ होती हैं, कमजोरी होती है, वह जोड़ों में दर्द होता है। इसके लिए आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, मच्छरों के प्रजनन स्थान को नष्ट करना चाहिए, यानी कि जहाँ पर मच्छर क्या इकट्ठे हो रहे हैं, और जब इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पर तो वे क्या करेंगे? और भी बहुत सारे बच्चों को जन्म देंगे, वे क्या करेंगे? डेंगू फैलाएंगे। इसलिए उनके स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए। कैसे? कि हमारे घर पे जो कूड़ा करकट इकट्ठा रहता है उसे साफ कर दें, भरा हुआ जो जल है गमलों में, तसलों में, टंकी में, उसे फेंक दें कूलर में, और प्रत्येक जगह की सफाई करते रहें और DDT का छिड़काव करते रहें। तो जिससे क्या होगा? इससे मच्छर नहीं रहेंगे, ठीक है, और डेंगू नहीं होगा। डेंगू इतना खतरनाक है कि ये जो शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं उनको ये नष्ट कर देता है, और जब प्लेटलेट्स नष्ट हो जाती हैं, हमारे शरीर की प्लेटें घट जाती हैं, तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे रोग है पोलियो। सभी जानते हैं कि पोलियो में अपंगता आ जाती है। कभी कभी अपंगता स्त्री के गर्भ से आ जाती है बच्चों में, क्योंकि वो कुछ लोग कहते हैं ग्रहण के कारण ऐसा हो जाता है। कुछ महिलाएं एक करवट लेके सोती हैं तो उनके एक अंग दबे रहते हैं, कभी कभी अंग विकसित नहीं होते या उनको पोषण नहीं पहुंचता, इसलिए भी अपंगता आ जाती है। ये तो कैसा हुआ? गर्भ के अंदर की अपंगता। और कुछ अपंगताएं ऐसी होती हैं जो बच्चे के जन्म लेने के बाद उसे पोलियो हो जाता है। क्या? जब उसे तेज बुखार आया हो, यानी कि जहाँ उसका वातावरण हो वह ठीक ना हो, गंदा माहौल हो और उसे बुखार आया, बुखार आने में एक शरीर पर प्रभाव अधिक पड़ गया, बुखार उतर गया तो एक शरीर उसका बेकार हो गया, अंग बेकार हो गया। तो कभी कभी ऐसे भी अपंगता आ जाती है जिसे पोलियो कहते हैं। तो पोलियो विषाणु होता है, दूषित भोजन से हो सकता है, पेयजल से हो सकता है, दूध के माध्यम से आहार नाल को संक्रमित करता है, ठीक है। बच्चा देखो दूध ही पीता है, उसके माध्यम से भी क्या हो जाता है? पोलियो हो सकता है। आपने बहुत केस ऐसे देखे भी होंगे कि जन्म से 3 साल तक 5 साल तक ठीक था, लेकिन 5 साल के बाद उससे क्या हुआ? बुखार आया तेज, और वह एक पैर से लंगड़ा हो गया, कमर से लंगड़ा हो गया, हाथ से लूला हो गया, होते हैं। तो इसमें उल्टी होती है, सिर और बदन दर्द होता है, गले की पेशियों का शक्ति भी होता है। इसमें पोलियो का टीका और स्वच्छता आदि पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों ये थे आपके वायरस के द्वारा होने वाले रोग। इसी के साथ आपकी
जो साइंस थी वह कंप्लीट भी हो चुकी है। यदि किसी स्टूडेंट को इसमें कोई टॉपिक, कोई अध्याय, कोई हेडिंग समझ में ना आई हो तो वह पूछ सकता है। और आज से आपकी साइंस कंप्लीट हो चुकी है, अब आपका रिवीजन चलेगा इसमें। तो आप सभी लोग जो हमारे नोट्स बने हुए उसे पढ़ें, जिस किसी को समझ में ना आया हो पूछ लें।